कल की क्लास में हमने मॉनेटरी पॉलिसीज को खत्म कर लिया था। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीतियों को कल हम लोगों ने देख लिया था और हम लोगों ने खत्म कर लिया था इस टॉपिक को। इसके बाद हम लोगों ने कल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखे थे। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखने का प्रयास क्या कर रहे हैं, आज हम देखने का प्रयास करेंगे बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम यानी कि भारत का बैंकिंग तंत्र, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बैंकिंग व्यवस्था। बैंकिंग व्यवस्था। चलिए जरा बात को समझिएगा। भारत में बैंकिंग व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण यदि किसी का स्थान आता है तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक ना। भारत की जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत के पूरे बैंकिंग सिस्टम में यदि सबसे कोई प्रमुख संस्थान है तो वो क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 में हुई, 1935। ठीक है। आजादी से पहले भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो चुकी है, ठीक ना। 1934 में आरबीआई एक्ट कानून आया था, आरबीआई एक्ट कानून आया था 1934 में। इस कानून के ही बेसिस पर 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसे सेंट्रल बैंक के रूप में ही स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य था भारत में जो विविध बैंक हैं, जो अलग अलग बैंक हैं, उन पर निगरानी करना, उन पर नियंत्रण करना, उनको सुझाव देना, सलाह देना, संकट की परिस्थिति में उनको संभालना, ये सारी जिम्मेदारी किसको दे दी गई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो भारत के, हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष के बैंकिंग पूरे सिस्टम की धुरी, जो धुरी जैसे चक्का बोलते हैं ना, चक्का की धुरी, तो वैसे ही भारत के पूरे बैंकिंग सिस्टम की धुरी कौन है, आरबीआई है। 1935 में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कई सारी इसको ड्यूटीज दी गई है, इसकी कई सारी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है। इसकी जिम्मेदारियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। आरबीआई की जिम्मेदारियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली जिम्मेदारी है जो टेम्पररी होती है, अल्पकालिक होती है, यानी कि जब तक ये काम पूरे नहीं हो रहे हैं तब तक के लिए जिम्मेदारी है। एक बार ये काम पूरा हो जाएगा तो फिर ये जिम्मेदारियां समाप्त हो जाएंगी। अभी हम देखेंगे कौन सी जिम्मेदारियां हैं। दूसरी ओर आरबीआई की कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो परमानेंट प्रकृति की होती हैं, यानी कि जो निरंतर बनी रहने वाली हैं, जैसे कि टेम्पररी। आरबीआई की जिम्मेदारी है कि भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंश्योर किया जाए, वित्तीय समावेशन को इंश्योर किया जाए। इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन का मतलब होता है देश की समस्त आबादी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। तो हम उसी को क्या कहते हैं, हम उसी को कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब जरा सोच के बताइए कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है ये अपने आप में एक टेम्पररी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि एक बार सभी लोगों का वित्तीय समावेशन हो गया है, उसके बाद जो है ये काम जो है वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। बार बार जो है वो वित्तीय समावेशन थोड़ी करना है। तो एक बार जैसे ही ये काम समाप्त हो गया है तो उसके बाद ये जिम्मेदारी समाप्त हो गई। तो ऐसी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको हम कहते हैं आरबीआई के टेम्पररी जिम्मेदारियां। दूसरी तरफ आरबीआई की कुछ ऐसी भी जिम्मेदारियां हैं जो परमानेंट प्रकृति की हैं, जो हमेशा बनी रहने वाली है। जरा हम उन जिम्मेदारियों के बारे में देखते हैं जो परमानेंट प्रकृति के हैं, यानी कि जो स्थायी प्रकृति के हैं। स्थायी प्रकृति की जो जिम्मेदारियां हैं, इन जिम्मेदारियों को जरा हम देखते हैं। इन जिम्मेदारियों में सबसे पहली जिम्मेदारी है क्या, कि आरबीआई सरकार के बैंक का काम करती है। सरकार को बैंकिंग सुविधाएं कौन देती है, तो सरकार को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना आरबीआई की जिम्मेदारी है। यानी कि सरकार का पैसा कहाँ रहेगा, सरकार को यदि कर्ज लेना है तो सरकार के लिए कर्ज कौन उठाएगा, ये सारी जिम्मेदारियां किसकी है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। वो भारत के रिजर्व बैंक या फिर भारत के सेंट्रल बैंक की है। ठीक है। तो भारत में चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, इन सबको बैंकिंग सुविधाएं कौन देता है, इन सभी को बैंकिंग सुविधाएं देने की जिम्मेदारी है आरबीआई की। ठीक ना। इनफैक्ट आपको बताऊं कि भारत के सभी राज्य अपने बैंकिंग जिम्मेदारियों को आरबीआई को दिए हुए हैं, एक्सेप्ट सिक्किम।
भारत में केवल सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो आरबीआई से जो है वो बैंकिंग सुविधाएं नहीं ले रहा है। इसके अलावा भारत के सभी राज्य भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो है वो बैंकिंग की सुविधाएं ले रहे हैं। पहली जिम्मेदारी समझ में आई। दूसरी जिम्मेदारी आरबीआई की जिम्मेदारी क्या है कि आरबीआई बैंक लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के रूप में काम करता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के रूप में काम करता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का क्या मतलब है? यानी कि आरबीआई जो है वो सभी बाकी बैंकों को भी बैंकिंग सुविधाएं देता है। यानी कि बाकी बैंक यदि किसी समस्या में फंसते हैं तो लास्ट रिजॉर्ट में यही उनकी मदद करता है। यानी कि भारत में आरबीआई की क्या जिम्मेदारी है कि भारत में जो भी बैंक्स है ना उनको भी मदद पहुंचाना, उनको भी लेंडिंग की सुविधाएं देना, उनको बचाना। यदि मान के चलिए कुछ भी उनको दिक्कत हो रही है तो उस दिक्कत को दूर करना। इनफैक्ट यदि बैंकों के पास सरप्लस मनी है, याद आ रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशन में हमने पढ़ा था, तो वो पैसा भी कहां चला जाएगा? वो पैसा भी चला जाएगा आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, दूसरी जिम्मेदारी। तीसरी जिम्मेदारी जो परमानेंट प्रकृति की है, क्या है? आरबीआई की जिम्मेदारी है कि भारत में महंगाई को नियंत्रित रखना, इन्फ्लेशन कंट्रोल, मुद्रास्फीति का नियंत्रण। आप लोगों को पिछले चैप्टर्स में मैं पढ़ा चुका हूं कि भारत में क्या करना है? महंगाई का नियंत्रण, महंगाई को नियंत्रित करना। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये आरबीआई की जिम्मेदारी है। और इसलिए आरबीआई क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को यूज करती है। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, मौद्रिक नीतियों का प्रयोग करती है। इन्हीं मौद्रिक नीतियों के माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के प्रभाव को नियंत्रित करने का प्रयत्न करती है या नियंत्रित करने का प्रयास करती है। ये हमेशा बनी रहने वाली है। बात सोच के देखिए ना, सरकार हमेशा रहने वाली है। ये सरकार बदल जाए, कोई दूसरी सरकार आए या उसके बाद कोई दूसरी सरकार आ जाए, सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन सरकार की बैंकिंग आवश्यकताएं ये थोड़ी समाप्त होने वाली है। और यदि सरकार की बैंकिंग आवश्यकताएं समाप्त नहीं होने वाली है तो आरबीआई की ये जिम्मेदारियां तो परमानेंट हो गई ना। यानी कि चाहे कोई भी सरकार हो, उसको कोई भी बैंकिंग सुविधाएं चाहिए, वो सारी सुविधाएं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है। दूसरी तरफ भारत में बैंक्स तो विद्यमान रहेंगे ना, तो भारत में बैंकों से संबंधित जो भी मुद्दे हों, जो भी बातें हों, बैंकों को बैंकिंग सर्विसेज चाहिए, बैंकों को कुछ पैसा चाहिए या बैंकों को अपना सरप्लस जमा करना है, तो इन सब के लिए कौन खड़ा है? पीछे आती है। ये भी जो ड्यूटी है वो परमानेंट है। तीसरी तरफ जो अगली जिम्मेदारी थी इन्फ्लेशन, भारत में हमेशा महंगाई ये मुद्दा रहेगा ही। बात समझ में आ रहा ना? अर्थव्यवस्था यदि चल रही है तो महंगाई घट बढ़ तो सकती ही है। आपको पता ही है भारत में 4 ± 2% मेंटेन रखना है आरबीआई को महंगाई। यानी कि आरबीआई जो है वो ना तो महंगाई को 2% से नीचे जाने देगी और ना ही महंगाई को 6% से ऊपर जाने देगी। तो ये भी जिम्मेदारी आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। ये बात भी समझ में आई? अगली जिम्मेदारी समझिए, आरबीआई की अगली जिम्मेदारी आपको बताया है भारत में फॉरेक्स रिजर्व, भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है इसको भी मेंटेन रखने की जिम्मेदारी किसके पास है? आरबीआई के पास। ये भी परमानेंट है, ये भी परमानेंट ड्यूटी है। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित करने की या इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी आरबीआई के पास है। कल की क्लास में आपको बताया था कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या रहता है। आपको बताया था ना, यूएसए का डॉलर, दूसरा क्या रहता है भारत में, भारत के फॉरेक्स रिजर्व में यूरोप का यूरो, इसके अलावा ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड, ठीक ना, पाउंड, इसके अलावा जापान का येन, ठीक, इसके अलावा आईएमएफ की मुद्रा। बताऊंगा जब आईएमएफ पढ़ाऊंगा ना, शायद बताऊंगा आईएमएफ की भी एक मुद्रा होती है, आईएमएफ की करेंसी, उसको क्या कहते हैं? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर, और गोल्ड। ये जो पूरा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है, ये किसके अंतर्गत रहता है? ये होता है आरबीआई के अंतर्गत। ठीक है ना?
इसीलिए क्या कहा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द कस्टोडियन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द कस्टोडियन ऑफ इंडिया फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी भी आरबीआई की है और ये हमेशा रहने वाली है। क्यों? क्योंकि हमेशा विदेशी मुद्रा भंडार तो रहेगा ही, उसको मेंटेन करना। ठीक है, इसके अलावा भारत में कोई भी बैंक यदि ऑपरेट होना, कोई नया बैंक खुलना है, बैंक का संचालन, जैसे मैं ही कल चाह रहा हूँ क्या कि मैं एक नया बैंक खोलूँ भारत में, ठीक है ना, तो मुझे किससे परमिशन लेना होगा? मुझे आरबीआई से ही परमिशन लेना होगा। बात समझ में आया? मुझे इसकी अनुमति भी आरबीआई से लेनी होगी। इनफैक्ट केवल बैंक खोलने में नहीं, मान के चलिए कोई स्थापित बैंक पहले से है, उसको अपने नए ब्रांचेस खोलने हैं, उसके लिए भी उसे क्या करनी होती है? आरबीआई से परमिशन लेनी होती है। कुछ गाइडलाइंस है, जैसे कि गाइडलाइंस क्या है कि आपके 1/4 बैंक ब्रांचेस जो है ना, वो 1/4 ब्रांचेस ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए। तो यदि इन कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं तो क्या है, आप जो है वो नए ब्रांचेस खोल सकते हैं। ऐसे 1/4 आपके ब्रांचेस जो है वो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में हो जहां पर पहले से बैंकिंग सुविधाएं नहीं उपस्थित हो। तो इन क्षेत्रों में भी ये गाइडलाइंस वगैरह कौन जारी करता है? ये सारी जिम्मेदारी आरबीआई की है। यानी कि भारत में कौन से बैंक खुलेंगे, उन बैंक्स का एक्सपेंशन कैसे होगा, उन बैंक्स का विस्तार कैसे होगा, कौन कौन से उसके नए ब्रांचेस खुलेंगे, ये सारी जिम्मेदारियां किसके अंतर्गत आती है? ये सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं आरबीआई के अंतर्गत। ठीक है, आरबीआई की ये भी एक जिम्मेदारी हो गई। इसके अलावा आरबीआई की बैंक रेगुलेशन, लिख देता हूं, बैंक रेगुलेशन जिम्मेदारी को शॉर्ट में लिख देते हैं बैंकिंग रेगुलेशन, बैंक रेगुलेशन। ठीक है, सारी गाइडलाइंस कि एक बैंक खोलने के लिए कितनी संपत्ति चाहिए, कितना % शेयर कितने साल तक आप रख सकते हैं, ये सारी चीजें जो है वो कौन डिसाइड करके बताती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। हम बैंक भी खोलेंगे, परेशानी नहीं मतलब खोलेंगे का मतलब आपको बताऊंगा कि बैंक खोलने के लिए भारत में क्या क्या गाइडलाइंस है। ठीक ना, तो बैंकों का रेगुलेशन ये भी आरबीआई की जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, बैंक ही नहीं, एक और संस्थान होती है जिनको कहा जाता है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज, जैसे कि बजाज फाइनेंस या फिर बजाज, आपने सुना होगा ना, जैसे कि बजाज हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, ये सारी चीजें क्या है? ये एनबीएफसीज है। पूरी तरह से बैंक नहीं है, लेकिन बैंकों की कुछ जिम्मेदारियां ये भी निभाती है, थोड़ा बड़ा बैंकों वाला ही काम ये भी करती है। ऐसी कंपनियों को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या एनबीएफसीज कहा जाता है। ठीक ना, तो भारत में कुछ एनबीएफसीज की कई सारी कैटेगरी होती है, उन कैटेगरीज में से कुछ कैटेगरीज भी आरबीआई के नियंत्रण में आती है। ठीक ना, वो भी क्या आएंगी? इन्हीं के नियंत्रण में आएंगी। यहां तक क्लियर है? एनबीएफसीज। इतना भी नहीं, आरबीआई की जिम्मेदारी और देखिए, भारत में नए नोट छापना, मुद्रा छापना, नोट छापना, ये भी किसकी जिम्मेदारी है? ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। ठीक ना, नए नोट छापना, पुराने नोट जो घिस गए हैं उनको बदल के नए नोट देना। ठीक ना, अरे बैंक में रख लिया लेकिन वो वापस तो घूम करके आरबीआई के पास ही आता है ना, तो नए नोट छापना, उन नए नोटों में क्या क्या देखना है, मतलब क्या सिक्योरिटी फीचर्स बढ़ाने हैं, ये सारी जिम्मेदारियां जो होती हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी होती है। यहां तक बातें समझ में आ गई? आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा क्या कि भारत में 1 रुपए के नोट को छोड़कर, 1 रुपए के नोट को छोड़कर, 1 रुपए का नोट जो होता है जारी, उसके ऊपर किसका सिग्नेचर होता है? उसके ऊपर सिग्नेचर होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का, वित्त सचिव का। बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो जो 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं क्विज वगैरह, कि 1 रुपए का नोट जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है उस पर। उसके अलावा बाकी सारे नोट्स पर किसका सिग्नेचर होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का। नोट निकाल के देखिए, उस पर लिखा होगा कि मैं धारक को इतना रुपए देने का वचन अदा करता हूं। ठीक ना, अदा करने का वचन देता हूं, मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। पता है? तो ये सारे जो दायित्व है ना, ये आरबीआई के परमानेंट दायित्व है, जो कि हमेशा बने रहने वाले हैं, ये कभी खत्म नहीं होने वाले हैं।
नए नोट जारी होते रहेंगे, मॉनेटरी पॉलिसीज का निर्धारण या उनका संचालन जो है वो करते रहना होगा, ठीक ना। तो ये सारी गतिविधियां जो है वो आरबीआई करते रहती है। ठीक, भारत में आरबीआई को एक स्टैट्यूटरी बॉडी माना जाता है, स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या मतलब है? ये सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या मतलब हुआ कि ऐसा निकाय, ऐसी संस्था जो किसी कानून के माध्यम से बनी हो, ऐसी संस्था जो किसी कानून के माध्यम से बनी हो उसे सांविधिक निकाय कहते हैं। और आपको जस्ट बताया कि आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से आरबीआई की स्थापना हुई है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक कानून के माध्यम से बनी है। और अगर ये कानून के माध्यम से बनी है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि सांविधिक निकाय। यहां तक क्लियर है? ठीक है। भारत में आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर, बट ऑब्वियस है कि पहले गवर्नर जो होंगे वो अंग्रेजों के टाइम के होंगे। अरे अंग्रेजों के जमाने में ना 1935 की बात चल रही है, तो यानी कि अंग्रेजों के जमाने के होंगे। उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। उनका क्या नाम था? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है। आरबीआई के पहले गवर्नर का क्या नाम था? सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि 1935 में बने थे। आजादी होने के बाद, मतलब भारत को आजादी मिलने के बाद, ठीक, भारत में पहले जो गवर्नर बने, जो इंडियन गवर्नर बने, उनका नाम था सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। सीडी देशमुख बिकेम दी फर्स्ट गवर्नर, इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान में भारत के गवर्नर कौन है? वर्तमान में भारत के गवर्नर का नाम है श्री शक्तिकांत दास, ठीक ना, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई, जो कि कौन है? श्री शक्तिकांत दास जी। देख लीजिए, अगर कई बार जो है ना वो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। दूसरे गवर्नर का क्या नाम था? दूसरे गवर्नर का नाम था सीडी देशमुख। और तीसरे गवर्नर का नाम क्या था? तीसरे गवर्नर का मतलब दूसरे गवर्नर का नहीं, पहले भारतीय गवर्नर का क्या नाम था? सीडी देशमुख। और वर्तमान में जो भारतीय आरबीआई के गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। यहां तक क्लियर है? ठीक ना, यहां तक क्लियर है। जब 1935 में इसकी स्थापना हुई, उसके बाद भारत आजाद हुआ 1947 में, तो 1949 में आरबीआई एक्ट में ही संशोधन करके क्या किया गया? इसको भारत सरकार को सौंप दिया गया, ठीक ना, इसको भारत सरकार के अंडर कंट्रोल में ला दिया गया बाय अमेंडिंग दी आरबीआई एक्ट इन 1948, ठीक ना। आरबीआई ट्रांसफर ऑफ पब्लिक, आरबीआई ट्रांसफर ऑफ पब्लिक एक्ट ऐसे करके कुछ नाम था, आरबीआई ट्रांसफर ऑफ पब्लिक एक्ट। इसके माध्यम से क्या किया गया? सन 1948 में आरबीआई को भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया, ठीक ना। भारत में आरबीआई को जो है ना वो भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। आपको बताऊं, सबसे पहले जब आरबीआई की स्थापना हुई थी ना, तो आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता हुआ करता था। लेकिन फिर 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को इसका हेडक्वार्टर ट्रांसफर कर दिया गया कहां? बॉम्बे। यानी कि वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहां है? बॉम्बे। नई दिल्ली मत लिख दीजिएगा। आरबीआई का मुख्यालय कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई सिचुएटेड? इट इज सिचुएटेड इन बॉम्बे, ठीक ना। आरबीआई के एक गवर्नर होते हैं और कुछ डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, ठीक ना। ऐसे ही ये आरबीआई का पूरा स्ट्रक्चर हमने अभी तक समझ लिया है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, अब जरा हम देखने की कोशिश करते हैं कि भारत में बैंकों का इतिहास क्या रहा है, बैंकों का इतिहास क्या रहा है, ठीक है ना। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, द ईयर वाज हिस्ट्री, इतिहास, बैंकों का इतिहास देख रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ बैंक्स।
सबसे पहला बैंक जो भारत में खोला गया वो था 1770 में। इसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इस बैंक के फाउंडर थे अलेक्जेंडर एंड रीड। अलेक्जेंडर एंड रीड नाम की एक कंपनी थी, अलेक्जेंडर एंड रीड नाम की एक कंपनी थी, जिस कंपनी ने क्या किया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान को 1770 में खोला। ठीक ना, अलेक्जेंडर एंड कंपनी, अलेक्जेंडर एंड रीड, अलेक्जेंडर एंड कंपनी कर लीजिएगा, अलेक्जेंडर एंड कंपनी। ठीक ना, इस कंपनी ने क्या किया, कब खोला, 1770 में, अलेक्जेंडर एंड कंपनी। ठीक, इस कंपनी ने क्या किया, 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये सर्वाइव नहीं कर पाया और अंततः क्या हुआ, ये बैंक जो है वो बर्बाद हो गया। बाद में धीरे धीरे भारत में, आपने सुना होगा, भारत में पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, क्या कि भारत में धीरे धीरे अंग्रेजों का स्वामित्व बढ़ता चला गया। ठीक ना, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर धीरे धीरे अपना अपराधिकार जो है वो बढ़ाती रहती। 1757, ठीक ना, बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद इसी कंटेक्स्ट में द ईयर वाज 1806, 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में दूसरी बैंक खोली, जिसका नाम रखा बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ कोलकाता। इसी बैंक का नाम बाद में 1809 में बदल कर क्या कर दिया गया, इसी बैंक का नाम 1809 में बदल दिया गया, नेम चेंज कर दिया गया, बस नेम चेंज कर दिया गया और इसी का नाम रख दिया गया बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बंगाल। ठीक है, आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के ही अंडर कंट्रोल में 1840 में दूसरा बैंक खोला गया। इस बैंक का नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, 1806 में पहला बैंक खोला गया है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, जिसका नाम है बैंक ऑफ कोलकाता। उसी का नाम 1809 में बदलकर क्या कर दिया गया, बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, 1840 में ये जो बैंक खुल रहा है ये दूसरा बैंक है, ये नाम कभी परिवर्तन वाला नहीं है। इस बैंक का नाम रखा गया बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है ना, उसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1843 में तीसरा बैंक खोला, 1845 में तीसरा बैंक खोला, इसका नाम रखा बैंक ऑफ मद्रास, मद्रास। ठीक है, यानी कि अब तक जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितने बैंक खोल दिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंक खोल दिए। पहला क्या, बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे और तीसरा बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया, कब, 1921 में, 1921 में इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया। ये तीनों जो पिछले तीनों बैंक थे ना, अरे यही मेन केंद्र थे अंग्रेजों के, अंग्रेज का मेन केंद्र क्या हुआ करते थे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। तो तीनों जगह पर एक बैंक खोला, बाद में क्या किया, इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया, एक कर दिया गया और 1921 में तीनों को मर्ज करके एक नया बैंक बना दिया गया, जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में इसी तीनों को बैंक मर्ज करके इसका नाम कर दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक ना, यही बैंक था जो ब्रिटिश सरकार को अपनी सारी सुविधाएं दिया करता था। ठीक ना, जो ब्रिटिश सरकार को अपनी सारी सुविधाएं दिया करता था। बाद में फिर आरबीआई वगैरह बना। यहां तक बात समझ में आ रही? ये तो हमने देख लिया इन बैंकों का चक्र। अब जरा हम देखते हैं कि बाकी बैंक्स जो है वो भारत में कैसे कैसे इमर्ज हुए। भारत में बाकी बैंक्स का भी इमर्जेंस हुआ, उसमें से सबसे पहला बैंक इसके अलावा बना, उसका नाम था 1865 में, इट वाज इलाहाबाद बैंक। नाम सुना है इलाहाबाद बैंक? बहुत हाल फिलहाल में ही इसको मर्ज कर दिया गया है इंडियन बैंक के साथ। अभी बताऊंगा बाद में बाकी बैंक का मर्जर चल रहा है, लेकिन इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में ही करी। 1865 में ही इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक ना, बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करने वाला ये बैंक रहा, जो इसी नाम के साथ चल रहा था, लेकिन
बाद में क्या कर दिया गया, इसको इंडियन बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। ये भारत की पहली ऐसी बैंक थी जिसमें शेयर होल्डर्स थे, ठीक ना, जिसमें कौन थे, जिसमें शेयर होल्डर्स थे, ज्वाइंट स्टॉक बैंक था, सबके अलग अलग इसके शेयर होल्डर्स थे, सबने क्या किया था, मिक्स कर रखा था, सबने मिक्स करके इस पैसे लगाकर इस बैंक को खोला था। तो ये था ज्वाइंट स्टॉक वाला बैंक। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो 1895 में भारत में एक बैंक खोला गया जिसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। यानी कि इस बैंक के बारे में हम क्या कह सकते हैं, इस बैंक के बारे में कह सकते हैं इट इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बैंक विद द सेम नेम। भारत में उसी नाम के साथ सर्वाइव करने वाली ये सबसे पुरानी बैंक है, ठीक ना। पंजाब नेशनल बैंक आज भी है ना मौजूद। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना जो है वो 1895 या 1894 में की गई, 1894 कर लीजिएगा, 1894 में की गई, 95 नहीं 1894 कर लीजिएगा, 1894 की गई थी। ये भारत की पहली ऐसी बैंक थी जो पूर्णतः स्वदेशी थी, यानी कि इसमें एक भी जो है वो विदेशी पैसा का किसी भी तरह का फॉरेन इन्वेस्टमेंट यूज नहीं किया गया था, ठीक ना। इसमें किसी भी तरह का विदेशी निवेश यूज नहीं किया गया था। यहाँ तक बात समझ में, भारत में बैंक क्या होता है। अब जरा समझिए, याद है 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन तीनों के मर्जर से बना था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया IBI। ये किन तीन के मर्जर से बना था, 809 में जिसकी स्थापना, मतलब 1806 में हुआ था स्थापना, तो बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसका नाम बदल के कर दिया गया था बैंक ऑफ बंगाल, प्लस बैंक ऑफ बॉम्बे इन 1840, फिर प्लस 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों के मर्जर से हुआ था, इन तीनों के मर्जर से 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में भारत सरकार के अधीन ला दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ला दिया गया, और इसी का नाम बदल दिया गया, और इसी का नाम क्या रख दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज जो हमारा SBI, जहां पर आप जब पैसा निकाल के लिए जाते हैं तभी पता नहीं कैसे अचानक से लंच टाइम हो जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है इसका ओरिजिन, यदि हम ओरिजिन इसका खोजना चाहें तब तो इसका ओरिजिन तो हमें 1806 से ही मिलता है, बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है। लेकिन अगर हम वैसे भी देखना चाहें तो इंपीरियल बैंक तीनों के मर्जर से 1921 में बना था। तो देख लीजिएगा एक्चुअल एग्जाम में वो क्या प्रश्न पूछना चाह रहा है, वो जो प्रश्न पूछना चाह रहा होगा उसके हिसाब से बताइए, ठीक ना। अगर ये पूछना चाह रहा होगा क्या कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो देख लीजिएगा 1955 भी आप मेंशन कर सकते हैं। यदि इसके ऑप्शंस में देख लीजिएगा, यदि एकदम आप इसके ओरिजिन पे जाइएगा तब तो 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता से लिंक्ड है, ठीक है। यदि तीनों के मर्जर के बाद भी अगर आप सोच के देखिएगा तब आपको 1921 में आना पड़ेगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पर आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये थे बैंक भारत में। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर है ना। तो ये था भारत में बैंकों का इतिहास। भारत आजाद हो गया। अब हम देखते हैं एक नया अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड है, व्हिच इज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया, ठीक है। भारत में आजादी के बाद क्या हो गए, बहुत सारे और नए नए बैंक्स खुलने लग गए, बैंक नए नए खुलने लग गए। लेकिन इन ज्यादातर बैंकों में क्या देखा जाने लगा था क्या कि ये ज्यादातर बैंक अपने आप को क्या करते थे, या तो शहरों में खोलते थे, क्यों, क्योंकि ज्यादा अच्छे कस्टमर वहीं मिलेंगे जो पैसा जमा करेंगे या जो कर्ज लेंगे। तो इसीलिए ये बैंक्स क्या करते थे कि शहरी क्षेत्रों में ही अपने आप को खोलते थे, ग्रामीण क्षेत्र में खोलते ही नहीं थे ब्रांच। इतना ही नहीं, कई बार बैंकों में ये देखा जाता था कि ये लोगों का पैसा लेकर भाग जाते थे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी।
तो इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए और भारत की ग्रामीण आबादी को भी बैंकिंग तंत्र से जोड़ने के लिए क्या किया गया, भारत में बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। इसके अंतर्गत दो फेजेस में नेशनलाइजेशन किया गया। पहला नेशनलाइजेशन का फेज आया 1969। इस टाइम तक इंदिरा गांधी जी, ठीक ना, पावर में आ चुकी हैं 1969, ठीक ना। 1969 में इंदिरा गांधी जी या फिर इंदिरा गांधी जी की सरकार ने ये घोषणा की क्या कि भारत में वो बैंक जिनके पास टोटल डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा का है, 50 करोड़ प्लस है जिनके पास, ठीक ना, 50 करोड़ प्लस जिनके पास डिपॉजिट है, वो सारे बैंक आज से क्या हो जाएंगे, वो सारे बैंक आज से नेशनलाइज हो जाएंगे, यानी कि वो सारे बैंक आज से सरकारी हो जाएंगे, ठीक ना। 50 करोड़ प्लस डिपॉजिट जिन बैंकों के पास है, वो सारे बैंक किनके हो जाएंगे, सरकारी। इस चक्कर में फंसे उस टाइम 14 बैंक, 14 प्राइवेट बैंक्स, उस टाइम के 14 प्राइवेट बैंक्स थे जो इस श्रेणी में आए और इन सब का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि रातों रात ये बैंक प्राइवेट से सरकारी में परिवर्तित हो गए। यहाँ तो बात समझ में आई। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा 1971 में बांग्लादेश का मुक्ति करवाया, अरे बांग्लादेश को आजाद हुआ ये एंड ऑल दैट। फिर 1975 आप लोगों ने सुना होगा इमरजेंसी। फिर उसके बाद 1978 में इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी, फिर कुछ दिन के लिए जनता पार्टी की सरकार चली, फिर उनकी भी सरकार गिर गई और 1980 में फिर से पावर में आ गई इंदिरा गांधी। तो 1980 में जब फिर से पावर में आई ना, तो इस बार फिर से क्या किया गया, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। इस बार इंदिरा गांधी जी ने या फिर इंदिरा गांधी सरकार ने क्या कहा कि ऐसे बैंक्स जिनके पास 200 करोड़ से अधिक डिपॉजिट है, वो सारे क्या हो जाएंगे, वो सारे सरकारी बैंक हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें पड़े थे फिर कितने बैंक, 6 बैंक्स, यानी कि कुल मिलाकर कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका, 20 बैंकों का, 14 प्लस 6, यानी कि भारत में 20 बैंक्स का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक ना। भारत में 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, ठीक है। इन्हीं 20 बैंकों में से कई सारे बैंक जो है वो हमें आज भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इन्हीं 20 बैंकों में से 1993 में एक बैंक था, उसका नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक ये जो नेशनलाइज्ड बैंक है, इन्हीं बैंकों में से एक बैंक था जिसका नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या हो गई, ये बैंकरप्ट हो गई। जैसे ही ये बैंकरप्ट हुई, इसको क्या किया गया, इसको पीएनबी के साथ मर्ज कर दिया गया, पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया 1993। यानी कि वर्तमान में भारत में नेशनलाइज्ड बैंक की संख्या कितनी हो गई, वर्तमान में भारत में नेशनलाइज्ड बैंक की संख्या है 19, ठीक है ना। भारत में वर्तमान में नेशनलाइज्ड बैंक की संख्या है 19। यहाँ तक क्लियर है, ये बात भी समझ में आया, ये क्लियर है ना। वर्तमान में नेशनलाइज्ड बैंक की संख्या हो गई है 19, ठीक। वर्तमान में यदि हम देखें तो बैंकों की संख्या को और कम करने की बात की जा रही है, बैंकों की संख्या को घटाने की बात की जा रही है और उनको घटाकर 12 करना है, ठीक ना। कई सारे बैंक्स का मर्जर किया जा रहा है आपस में, कई सारे बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाया जा रहा है। तो बैंकों का मर्जर का प्रक्रम जो है वो धीरे धीरे चालू है। जैसे आपने देखा इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक के साथ मर्जर कर दिया गया है, पीएनबी के साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स उसका मर्जर कर दिया गया है। बट जहां तक मुझे लग रहा है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक ना, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। देखिए मैं बताता हूँ, एक तो एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके भी कई सारे अलग अलग बैंक हुआ करते थे साथ, ठीक ना। बैंक ऑफ सौराष्ट्र, बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ क्या बोलते हैं उधर पंजाब, इस तरह के इसके भी कई सारे सात बैंक हुआ करते थे, इन सबको भी मर्ज कर दिया गया है, ठीक ना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भारत में बैंकों का मर्जर चल रहा है। दूसरा बैंक जैसे कि इलाहाबाद बैंक का मर्जर कर दिया गया है, किसके साथ, इलाहाबाद बैंक हैज बीन मर्ज्ड विद इंडियन बैंक। एक सेकंड प्लीज, इसको दिखाई देता हूं, आरबीआई की वेबसाइट पे ही होगा पूरा, मैं क्या परेशान हूं।
मर्जर ऑफ बैंक्स इन इंडिया। बस देखना चाह रहा हूँ कि कोई लिस्ट मिल जाए। ये मेरा एक्सप्रेस का देखिए, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी, इसमें ये दो बैंक मर्ज कर दिए गए, विजया बैंक और देना बैंक। ये तो अलग अलग पहले बैंक हुआ करते थे, इन दोनों बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया है। ये सारी चीजें देख रहे हैं, ये सारी चीजें कब से चल रही हैं? 2020 से। इन दोनों बैंक का मर्जर कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा से। पंजाब नेशनल बैंक ने में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों का मर्जर कर दिया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आंध्रा बैंक और कोऑपरेशन बैंक, इन दोनों को मर्ज कर दिया, ठीक ना। ऐसे ही सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया, इंडियन बैंक के साथ इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया। तो ऐसे ही करके क्या किया जा रहा है, भारत में सरकारी बैंकों की संख्या को जो है वो धीरे धीरे कम किया जा रहा है। भारत में सरकारी बैंकों की संख्या को धीरे धीरे कम किया जा रहा है, बैंकों का मर्जर धीरे धीरे किया जा रहा है, ठीक ना। तो ऐसे ही सरकारी बैंकों की संख्या धीरे धीरे घटाई जा रही है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में बैंक्स, यदि हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा कस्टमर प्लस सबसे ज्यादा ब्रांच, इन दोनों के आधार पर भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, ठीक है। वहीं दूसरी ओर यदि हम मार्केट वैल्यूएशन के बेसिस पर बात करें, मार्केट कैपिटलाइजेशन पर बात करें, बाजारी मूल्य, मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बैंक है एचडीएफसी बैंक। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है, तो दिमाग में होगा कि सर ये तो बताइए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी कंपनी के एक शेयर का मूल्य, एक शेयर का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट में उसकी मतलब उसके टोटल कितने शेयर्स हैं, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस कंपनी का हमें मार्केट कैप मिल जाता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यदि हम भारत में मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर बात करें ना, तो भारत की सबसे बड़ी बैंक का क्या नाम है? एचडीएफसी, ठीक। जरा बात को देखिएगा, तो देखिए एचडीएफसी, देखिए एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक के एक शेयर का आज 3:40, ठीक ना, तो टाइम निकल गया, 3:40 पर प्राइस कितना था? 1665 रुपया। जब इसको इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दें तो ये निकलता है मार्केट कैप। यानी कि आज यदि पूरा का पूरा मुझे एचडीएफसी बैंक खरीदना है ना, तो मुझे इतने पैसे देने होंगे, 9,29,027 करोड़ रुपए। अगर मैं इतने रुपए दे देता हूं तो आज के आज मैं पूरा एचडीएफसी बैंक को खरीद सकता हूं। ये होता है मार्केट कैप, दिखा है, ठीक ना। तो ये एक बैंक का या फिर किसी भी कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन वो मार्केट कैप से डिसाइड होता है, ठीक ना। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर एचडीएफसी बैंक जो है वो भारत की सबसे बड़ी बैंक है। बाकी बैंकों का देखिए मार्केट कैप, एचडीएफसी के बाद देखिए आईसीआईसीआई बैंक, इससे कम है ना मार्केट कैपिटलाइजेशन, कोटक महिंद्रा बैंक इससे कम है, एक्सिस बैंक इससे कम। तो यानी कि यदि हम मार्केट बेसिस पर बात करें ना, तो सबसे बड़ी बैंक है एचडीएफसी। आपको एसबीआई ऐड करके दिखाना चाहता हूँ, एसबीआई लॉगिन करवाएगा, कोई नहीं, मैं वैसे ही एसबीआई दिखा देता हूँ। आप मोटा मोटी याद रखिए कितना है लगभग इसका मार्केट कैप, 9,29,000 करोड़। एसबीआई का देखते हैं हम, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखा एसबीआई का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? 4,74,000,
तो जब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर बात करते हैं तो भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? सबसे बड़ी बैंक है एचडीएफसी। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में क्या पूछा है। यदि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर पूछ रहा है तो अनडाउटली आंसर क्या होगा? अरे दुगना से ज्यादा है, ठीक ना, दुगना से भी ज्यादा है। तो यदि हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर बात करें तो भारत की सबसे बड़ी बैंक हो जाती है एचडीएफसी। वहीं यदि हम कस्टमर्स की संख्या और क्या बोले कस्टमर की संख्या के साथ साथ यदि हम कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, यदि इस बेसिस पर हम बात करें तो भारत की सबसे बड़ी बैंक का क्या नाम है? भारत की सबसे बड़ी बैंक का नाम है एसबीआई। ये भी क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है ना? भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के कुछ बैंकों को डीएसआईबी का स्टेटस देती है। डीएसआईबी, डीएसआईबी का मतलब होता है डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक, डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक। They are termed as too big to fall, too big to fall. इन बैंक्स को क्या कहा जाता है? too big to fall। यानी कि ये ऐसे बैंक हैं जो यदि बर्बाद हुए ना, अगर ये गिरे, too big to fall, ये इतने बड़े बैंक है ना कि अगर ये गिरे, किसी भी कारण से बर्बाद हुए तो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट कर सकती है, ठीक है ना? ऐसे बैंकों को डीएसआईबी का स्टेटस दिया जाता है, डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक, घरेलू रूप से महत्वपूर्ण बैंक, ठीक है ना? वर्तमान में आरबीआई जो है वो भारत में 3 बैंकों को डीएसआईबी का स्टेटस भारत में दे रखा है। कौन कौन सी है? सबसे पहली है एचडीएफसी, यानी कि इन बैंकों को बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता है। ये इतने बड़े बैंक हैं कि अगर ये बर्बाद हो गए ना तो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, ठीक है? तो एचडीएफसी बैंक, दूसरी है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और तीसरी बैंक का नाम है आईसीआईसीआई, ठीक है ना? आरबीआई ने इन 3 बैंकों को डोमेस्टिकली सिस्टेमिकली बैंक का, डोमेस्टिक सिस्टेमिकली बैंक का स्टेटस दे रखा है। भारत में ये 3 बैंक हैं जो इतने इंपॉर्टेंट है कि इनको बर्बाद होने नहीं दिया जा सकता है। यहां तक बात समझ में आई? अब जरा हम देखते हैं भारत में बैंकों का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया। भारत में बैंकों को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे देखिए, पहले बैंक्स को हम कहते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, यानी कि ऐसे बैंक हैं जो बैंकिंग एक्ट, आरबीआई के जो एक्ट है ना, आरबीआई एक्ट के अनुसूची में मेंशन है, आरबीआई के अनुसूची में शेड्यूल्ड है, इसीलिए इनको कहा जाता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। जो आरबीआई की अनुसूची, उसने जो बैंकों की एक अनुसूची बना रखी है ना, उनको कहा जाता है, उस अनुसूची में जो बैंक मेंशन है उनको कहा जाता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, अनुसूचित बैंक, भारत के अनुसूचित बैंक, ठीक है? अब भारत के जो अनुसूचित बैंक है ना, इनमें दोनों तरह के बैंक हो सकते हैं। पहले कौन से हो सकते हैं? गवर्नमेंट के या फिर पब्लिक सेक्टर, और दूसरे क्या हो सकते हैं? प्राइवेट सेक्टर, ठीक ना? दोनों तरह के बैंक हो सकते हैं। पब्लिक सेक्टर के बैंक को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पब्लिक का मतलब हो गया सरकारी क्षेत्र के बैंक, और प्राइवेट का मतलब हो गया निजी क्षेत्र के बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक का यहाँ मतलब क्या हो गया? ऐसे बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक को भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहले होंगे नेशनलाइज्ड बैंक, यानी कि राष्ट्रीयकृत बैंक, और दूसरे होंगे सिंपल पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि जो राष्ट्रीयकरण के द्वारा सरकार के कंट्रोल में नहीं आए हैं, ठीक ना? जो भारत सरकार ने ही खुद स्थापित किए हैं, जैसे कि एसबीआई हो गया। एसबीआई जो है वो सिंपल पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो सरकार के पास पहले दिन से ही था, ठीक ना? लेकिन बाकी कई सारे बैंक्स, हमने देखा ना 19 बैंक, एक तो बर्बाद हो गया न्यू बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन फिर भी 19 बैंक है ना, ये 19 बैंक जो है वो क्या है? जो सरकार ने राष्ट्रीयकरण करके अपने अंदर कंट्रोल में लिए हैं, ठीक है? तो ये दोनों क्या आते हैं? इसी पब्लिक सेक्टर के बैंक्स को अलग से बना देता हूं ताकि क्लियर रहे। ऐसे लिख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक,
दिखा भी दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए, आरबीआई की वेबसाइट पर दिखा भी दूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स। इसमें पहली जो कैटेगरी है ये है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, अनुसूचित बैंकों की। अनुसूचित बैंकों को दो पार्ट में बांटा जाता है। पहले कौन से हो गए, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं यानी कि सरकारी बैंक है, और दूसरे जो प्राइवेट यानी कि निजी बैंक है। पब्लिक सेक्टर के बैंकों को फर्दर दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पहले वो बैंक जो कि कौन से हैं, जो कि नेशनलाइज्ड हैं, राष्ट्रीयकृत हैं, और दूसरे ऐसे बैंक जो कि गवर्नमेंट के पास हमेशा से थे, ठीक ना। इसमें क्या आता है, इसमें आता है एसबीआई, ठीक, और इसमें आते हैं वो जो बाकी 19 बैंक हैं वो। सिमिलरली भारत में जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं इनको भी दो पार्ट में बांटा जा सकता है। पहले वो बैंक जो इंडियन हैं, जो भारतीय हैं, मूल रूप से भारतीय हैं, यानी कि जिनके प्रोमोटर्स में ज्यादातर भारतीय हैं, ठीक ना, जैसे कि एचडीएफसी बैंक एक भारतीय बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक एक भारतीय बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक ना, कोटक ग्रुप ने खोल रखा है तो भारतीय है, ठीक ना, ऐसे बैंक ये भारतीय बैंक। दूसरी तरफ भारत में कई सारे फॉरेन बैंक्स भी तो हैं, विदेशी बैंक भी तो हैं, जैसे कि आपने सुना होगा एचएसबीसी, तो विदेशी बैंक है जो भारत में ऑपरेट करता है, ठीक ना। जैसे कि और भी कई सारे बैंक, जैसे कि सिटी बैंक का आपने नाम सुना होगा, अगर देखा होगा 1992 स्कैम 1992 सिटी बैंक, खैर अब उसने जो है वो अपने बिजनेस को वाइंड अप कर लिया है इंडिया से, ठीक ना। इन बैंकों को क्या कहा जाता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ठीक ना। पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक वाले में नेशनलाइज्ड बैंक, और बाकी दूसरा प्राइवेट में इंडियन बैंक और फॉरेन बैंक। दिखाता हूं कहां है ये आरबीआई की अनुसूची में कहां मेंशन है, ठीक। शेड्यूल्ड आरबीआई में आ गया, यहाँ दिखाएगा तो हम टाइटल दिखा दिया। देखिए यहाँ पर पूरा आपको नाम मिला लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स दिख रहा है, जिसमें पहला लिस्ट किसका है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मैंने बताया था ना 12 बैंक बनाना है, सरकारी बैंकों की संख्या को घटाकर कितना करना है, 12। ये देखिए ये 12 बैंक है, ठीक है, ये अनुसूची में मेंशन है, इसीलिए इनको कहा जाता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ये देखिए आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, कहीं इधर उधर नहीं दिखा रहा हूँ। भारत में कौन कौन से बैंक हैं अभी सरकारी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पीएनबी, एसबीआई, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अभी बताया था ना कि भारत में बैंकों को मर्जर किया जा रहा है, बैंकों को मर्ज करके भारत में टोटल बैंक की संख्या को कितना करना है, 12 करना है। तो सारे मर्ज करके ये 12 बैंक फाइनल बनाए गए हैं, ठीक है। दूसरी तरफ ये देख लीजिए लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र के बैंकों की संख्या, ये देख लीजिए, इसमें आपको सारे मिल जाएंगे, एक्सिस हो गया, बंधन हो गया, ये देखिए एचडीएफसी दिख रहा है, आईसीआईसीआई दिख रहा है, आईडीएफसी फर्स्ट दिख रहा है, ये देखिए नीचे यस बैंक, ये भी बर्बाद हो रहा था, इसको बचा लिया गया है, ठीक ना। तो ये समझ में आया लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। इन्हीं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में ही आते हैं, इन्हीं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में ही आते हैं एक नए कैटेगरी के बैंक जो बाद में जोड़े गए, नए कैटेगरी के बैंक। आगे बताऊंगा, नचिकेत मोर कमेटी, नचिकेत मोर समिति, एक कमेटी बनाई गई जिसको सुझाव देना था कि भारत में वित्तीय समावेशन को कैसे बढ़ाया जाए। इसी वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए नचिकेत मोर समिति ने सुझाव दिया कि भारत में स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक्स की स्थापना की जाए, भुगतान बैंकों की स्थापना की जाए, पेमेंट बैंक्स की स्थापना की जाए, ठीक है। तो भारत में कई सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक भी हैं और पेमेंट बैंक्स भी हैं, जैसे कि इस लिस्ट में यदि हम देखें तो ये देखिए आपको देखने को मिल जाएगा, क्या है, ये देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, आपने नाम सुना होगा जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारत में ये देखिए ये 12 जो हैं इनको शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दिया गया है।
बताऊंगा, इसी चैप्टर में बताऊंगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसे खोला जाता है। ठीक, इसलिए नहीं बताऊंगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको खोलना है, बल्कि इसलिए बताऊंगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्राइटेरिया है। दूसरी तरफ ये देखिए, ये है पेमेंट बैंक्स, ठीक ना, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक, आपको पता है ना एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। आप लोग जो पेटीएम चलाते हैं ना, उसमें देखिएगा नीचे ऑप्शन दिया रहेगा पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है ना, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो ये सब पेमेंट बैंक है। भारत में वर्तमान में 4 पेमेंट बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो, पेटीएम और एयरटेल। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? यहाँ तक बातें समझ में आ रही? ठीक, ये देखिए लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड फॉरेन बैंक्स, ये इतने बैंक हैं जो विदेशी हैं और भारत में अपना काम चला रहे हैं। बीएनपी परिवार नाम जरूर सुना होगा, बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ अमेरिका, ये सारे बैंक हैं। ड्यूश बैंक, एचएसबीसी जिसका मैंने नाम बताया आपको, जेपी मॉर्गन चेज, ठीक ना, सिटी बैंक ने शायद अपना काम जो है वो वाइंड अप कर दिया। ये सिटी बैंक, एनी दिख रहा है, एनी इसने अपना शायद काम जो है ना वो वापस ले लिया। मैं दिखाता हूँ आपको न्यूज़ में, देख सकते हैं। सिटी बैंक वाइंड अप, ये देखिए डालते ही दिख गया ना, सिटी बैंक वाइंडिंग अप ऑपरेशंस इन इंडिया, यानी कि क्या है, सिटी बैंक अपने कारोबार को भारत से वाइंड अप कर रही है, बंद कर रही है, ठीक है। सिटी बैंक ऑन वेडनेसडे जॉइंट लिस्ट ऑफ दैट हैव एग्जिटेड रिटेल बैंकिंग इन बिजनेस इन इंडिया, यानी कि इसने एग्जिट कर दिया है रिटेल बैंकिंग से। बाकी छोटी-मोटी सर्विसेज, बाकी जो होलसेल वाली जो है ना वो सारी सर्विसेज दे रहा होगा, लेकिन ये देखिए 2021 में इसने अपने आप को वाइंड अप कर लिया है कंज्यूमर बिजनेस से, ठीक है ना। अगर आपको भविष्य में कभी भी ये शक हो कि किसी बैंक में मैं पैसा रख रहा हूं, उस बैंक में जो है वो पैसा सेफ है या नहीं, तो आपको यही लिस्ट चेक करना है। बात समझ में आ रहा है? इसमें जो लिस्ट में मेंशन्ड है ना, ये ही बैंक हैं जो आरबीआई के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है। इसके अलावा कोई भी XYZ बैंक अगर आपके पास आता है और आपको बोलता है क्या कि आप अपना पैसा मुझे दे दीजिए, तो फिर हेराफेरी वाला था ना, क्या कि महीने में पैसा डबल, ठीक, तो उस तरह के किसी भी चक्कर में नहीं पड़िएगा। जो भी बैंक आपको इस लिस्ट में दिख रहे हैं ना, यही बैंक हैं जिनको आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त है, और आरबीआई इन्हीं बैंकों पर रेगुलेशन करती है। इसीलिए मैंने कैटेगरी में बनाया था ना कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो हैं, यानी कि जो जिनका आरबीआई के पास कुछ लिखा पढ़ी नहीं है, उनमें यदि आप पैसा लगा रहे हैं तो फिर वो आरबीआई के नियंत्रण में नहीं है, तो वो पैसा के साथ कुछ भी हो सकता है कि वो बहुत अच्छी सुविधाएं भी देते हैं आपको, लेकिन इस बात की भी पूरी संभावना है कि वो लेके भाग नहीं सकते हैं। तो अगर आपके मन में कभी भी संदेह हो क्या कि मैं इस बैंक में पैसा लगाऊं या नहीं, या आजकल नए नए तरीके के बैंकों की बात आती है ना, तो आप जाके वही चेक कीजिए, उस बैंक में पैसा यदि आप जमा करना चाहते हैं तो उस लिस्ट पर चेक कीजिए, तो आरबीआई की वेबसाइट पर लिस्ट दे रखा है, उन्हीं बैंकों में आपको पैसा लगाना है, ठीक है। दूसरा कैटेगरी भारत में क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक में दूसरे बैंक आते हैं जिनको कहा जाता है आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ठीक ना। भारत में एक समय था जब 200 के आसपास जो है वो रीजनल रूरल बैंक हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे-धीरे आरबीआई ने इनकी संख्या को घटाकर कितना कर दिया है, 43, ठीक ना। इनका उद्देश्य होता है, बताऊंगा पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, बस ये क्लासिफिकेशन समझ लीजिए। तीसरे बैंक्स जो भारत में होते हैं, तीसरे प्रकार के बैंक, इनको कहा जाता है कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स। ऐसे बैंकों की स्थापना सहकारिता के माध्यम से की जाती है, यानी कि कई सारे लोग साथ आते हैं, एकजुट होते हैं और इस तरह के बैंक की स्थापना करते हैं। यहां तक बातें समझ में आ रही है, ठीक ना। तो भारत में सहकारी बैंकों को एक अलग श्रेणी माना जाता है। सहकारी बैंक, भारत में बहुत सारे सहकारी बैंक होते हैं। यहां तक बात समझ में आई? इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया। यहां तक बात समझ में आई? जरा एक बार हम देखते हैं फटाफट क्या क्या बैंक के बारे में अभी तक देखा हमने, क्या क्या देखा, फटाफट देखते हैं। भारत में बैंकिंग तंत्र को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 1935 में, ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। आरबीआई की जो ड्यूटीज हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, टेम्पररी, परमानेंट। टेम्पररी जो ड्यूटीज हैं
वो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली। परमानेंट ड्यूटीज ये सारी है सरकार को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट यानी कि यदि कोई बैंक बर्बाद हो रहा है तो वैसी स्थिति में उसकी मदद करना। अगला क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल, महंगाई का नियंत्रण मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से। फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन रखना, ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या आता है। बैंकों का रेगुलेशन, बैंकों का नियमन करना, क्या कि कौन से बैंक खुलेंगे, कितना पैसा चाहिए होगा, कितना % शेयर रखना है, कितने ब्रांचेस खोलने हैं, इन सब का नियमन करना। इसके अलावा एनबीएफसीज, ठीक, कई सारे एनबीएफसीज को भी रेगुलेट करती है। नोट छापना ये भी आरबीआई की जिम्मेदारी है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है, हमने देखा कि आरबीआई जो है वो एक संवैधानिक निकाय है, क्यों, क्योंकि ये कानून के माध्यम से बनी है। और इसके पहले गवर्नर का नाम था सर ऑस्बॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर का नाम था सीडी देशमुख। वर्तमान में 25वें गवर्नर का नाम है कौन, श्री शक्तिकांत दास। ठीक, आरबीआई ट्रांसफर ऑफ पब्लिक एक्ट 1948 के माध्यम से 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को इंडियन गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दिया गया और इसका मुख्यालय कलकत्ता से ट्रांसफर करके कहां कर दिया गया, बॉम्बे। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा भारत में बैंकों का इतिहास। 1770 में पहला बैंक भारत में बना जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने इस बैंक की स्थापना की, लेकिन कुछ ही समय में बर्बाद हो गई। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई जिसका नाम बदल के कर दिया गया 1809 में बैंक ऑफ बंगाल। बाद में 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। इन तीनों बैंक को मर्ज कर दिया गया 1921 में और बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। दूसरी तरफ 1885 में देखिए 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई which has been recently merged with Indian Bank। 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई जो पहली ज्वाइंट स्टॉक वाली बैंक थी। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई जो पूरी तरह से स्वदेशी बैंक था, इसमें किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर से एक भी पैसा नहीं लिया गया था। 1921 में जो बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था उसी का बाद में नाम बदल दिया गया 1955 में और वो इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत दे दिया गया और इसका नाम पड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत में हमने बैंकों के बारे में देखा कि सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, नेशनलाइजेशन के बारे में हमने देखा कि 1969 में सबसे पहले 50 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट वाले 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया और बाद में 1980 में 200 करोड़ प्लस वाले 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। यानी कि भारत में नेशनलाइज्ड बैंक की संख्या कितनी हो गई, टोटल 20। इसमें से हमने देखा एक बैंक न्यू बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो गया 1993 में, इसको मर्ज कर दिया गया पीएनबी के साथ। ठीक, फिर इसके बाद हमने देखा कि भारत में 12 बैंक मर्ज करके 12 बैंक बनाने की बात की गई है, 12 सरकारी बैंक बनाने की बात की गई है, जो लिस्ट अभी हमने वहां देखा। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि भारत में बैंक्स में कस्टमर और ब्रांच के आधार पर कि कौन से बैंक है जिसके पास कस्टमर की संख्या ज्यादा है या कौन सा बैंक है जिसके ब्रांचेस सबसे ज्यादा है। तो भारत में कौन सा बैंक है, एसबीआई। लेकिन यदि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर हम समझने की कोशिश करें तो एचडीएफसी बैंक जो है वो भारत की सबसे बड़ी है। भारत में कुछ बैंकों को डोमेस्टिकली सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक का दर्जा मिलता है, डीएसआईबी। इनको कहा जाता है टू बिग टू फॉल, इतने बड़े हैं कि ये इनको बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता है। तीन बैंक नाम याद रखिएगा, एचडीएफसी, एसबीआई और आईसीआईसीआई। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक। अगर हमने क्लासिफिकेशन देखा तो देखिए 3 तरह। पहले है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को 3 तरह के बैंकों में बांटा जा सकता है, पब्लिक, प्राइवेट और स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक्स। पब्लिक बैंक 2 तरह के हो सकते हैं, नेशनलाइज्ड और एसबीआई। प्राइवेट बैंक 2 तरह के हो सकते हैं, जो इंडियन बैंक यानी कि निजी, भारतीय निजी बैंक और विदेशी बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स। इसके अलावा आरआरबीज और कोऑपरेटिव बैंक्स। ये है बैंकों का क्लासिफिकेशन। ठीक है, आज जो है वो थोड़ा सा हम लोग ने ज्यादा फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन देखा है, ठीक ना। तो आज की क्लास को हम लोग फैक्ट्स के कारण जो है थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं। कल जो है वो हम आगे बढ़ेंगे और इन कॉन्सेप्ट फैक्ट्स के आगे हम बाकी बैंकों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में अलग अलग बैंकों की स्थापना के लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या शर्तें हैं, इन सब चीजों को हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज की थोड़ी सी क्लास शॉर्ट है, आज हम इतने पर ही रखते हैं। बाकी हम लोग कल मिलेंगे, फैक्ट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।